ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का जो गेस्ट पेपर है, इसका हम केमिस्ट्री का पार्ट 1 करने वाले हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। फिजिक्स और बायोलॉजी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। फिजिक्स और बायोलॉजी ख़त्म है। मैथ का 4 पार्ट अपलोड हो चुका है। देखिए, थोड़ा सा अगर आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेट मैं भी होऊंगा और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए ही क्लास को हम शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, या उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, या व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो ठोस के जो कण होते हैं व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं और इनका गलनांक जो है प्राय अधिक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं तथा इनके अवयवी जो कण होते हैं, कणों के माध्यम में रिक्त स्थान कम होता है। यानी कि जो सॉलिड होता है इसके इनर पार्ट में भी बहुत एक चीज़ जुड़ा होता है, उसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और ठोस का घनत्व जो होता है गैस तथा द्रव की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कब होती है? जब SO2 और NO2 के कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की अम्लीयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अम्लीय वर्षा का पीएच के मान देखा जाए तो ये 5.5 से क्या होता है? कम होता है। और अम्ल वर्षा से तांबे की बनी नलियाँ जो क्या होती हैं? ये प्रभावित होती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो पदार्थ की अब तक कितनी अवस्थाएं वैज्ञानिकों द्वारा तय की गई हैं? तो 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वो 5 अवस्थाएं जो हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस के अणुओं के बीच क्या होता है? आकर्षण बल सबसे अधिकतम होता है। ठोसों का संपीड़न क्या होता है? संभव नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ होता है। चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। तो मीथेन जो होता है ये एक शुद्ध पदार्थ होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और मीथेन पृथ्वी की सतह से नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश एक यौगिक नहीं है। लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो लेड जो होता है ये एक यौगिक नहीं होता है। लेड एक धातु होता है। क्या होता है? ये एक धातु होता है। पीबी लैटिन शब्द प्लम्बस से बना होता है। ठीक है, लेड को काटने पर यह नीलिमा लिए सफ़ेद होता है, लेकिन हवा का स्पर्श होने पर स्लेटी हो जाता है। लेड एक पोस्ट ट्रांजिशन धातु होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र H2S होता है और H2S का गंध सड़े सड़े क्या नाम है? अंडे की जैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म करना, या लोहे का चुंबकीकरण।
तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिनमें तय नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी वो पदार्थ कुछ दूसरा था और दूसरा हो जाएगा, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, हमारा स्पेस है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो सीधे ही परिवर्तित हो जाती है डिपोजिशन जो होता है। डिपोजिशन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ प्रॉस्ट ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रॉस्ट ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। C2H4 में C और H के भारों का अनुपात कितना होता है? 6.1 होता है, इसी ने बताया था। ठीक है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य जो हो प्रतिद्रव कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज सन 1932 ईस्वी में कार्ल डी एंडरसन किसने किया था? एंडरसन ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था? तो परमाणु शब्द को डेमोक्रेटिक्स, यानी ये ग्रीक दार्शनिक था, डेमोक्रिट्स, तो इसी ने ही खोजा था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म व द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने ऋणात्मक आवेश होते हैं? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान की बात की जाए तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और प्रोटॉन के आवेश की बात की जाए तो पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम होती है। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो नाभिक में न्यूक्लियॉन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर नाभिक की खोज की बात की जाए तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज किया था। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन के प्रोटियम H समस्थानिक के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है। एन कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, बोर क्यूरी ने योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताया था 2n²। ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 32। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या को क्या कहा जाता है? इसे संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बाह्यतम कोष में रहते हैं। ठीक है। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? अभी हमने देखा है 2n² पे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 4l+2 होती है।
उपकोष को SPDF से सूचित करते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। ठीक है, एक ही कोष में उपकोषों की ऊर्जा निम्न क्रम में बढ़ती है, S, P, D और F। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अगर क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या जो 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 18 8 होगा। क्या होगा? 2 8 18 8 होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्टॉन जो होता है गंधहीन व स्वादहीन गैस होता है, जो बहुत छोटी मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? समान विशेषताएं किसका रखेगा? तो ये 35, यानी परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व हाइड्रोजन समूह का तत्व होता है, तो समान रखेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 35 आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट, धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कक्षा में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु के केंद्र में अगर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु भार W, परमाणु संख्या n है, तो उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या के अंदर प्रोटॉन की संख्या आपका n हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। ऊपर वाला क्वेश्चन में हमने प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या होती है। परमाणु की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो जेड जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर Z+N। यहाँ जेड क्या होता है? परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये क्या होता है? परमाणु भार। ठीक है, और इन की बात की जाए तो इन परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ से इन बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 6 6, यानी 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन हो जाएगा। संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। तो संभारिकों में नाभिकों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो आपका 106 होता है। जैसे Na2CO3 में सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का कितना है? 12 है। तो जब 23 गुना 2 प्लस ये Na2 है, कितना सोडियम 2 है, तो 23 गुना 2 प्लस हमारा कार्बन का 12 है, प्लस 3 गुना 16, 16 3 48, प्लस 23 दूना 46 प्लस 12 यानी कि 106। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? इसका सापेक्ष द्रव्यमान जो होगा ये कितना होता है? तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम का कितना होता है? 40, 40 गुना 1, ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुना 2 और हाइड्रोजन का 2, तो हाइड्रोजन का 1 गुना 2। ठीक है, यानी कि 40 प्लस 32 प्लस 2 यानी कि 74। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तत्व एक्स चतुसंयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक है। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक क्या होगा? इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक जो होगा, देखिए एक्स वाई की बात करें तो एक्स 4 और ये 2 है,
तो ये क्या हो जाएगा, X2Y4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X2Y4, या कह सकते हैं XY2। तो XY2 यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। देखिए, ग्राम परमाणु भार हम कैसे निकालते हैं कि ग्राम परमाणु बराबर दिया गया भार बट्टा अनुभार। दिया गया भार कितना है, 144, और मैग्नीशियम का कितना होता है, 44 अनुभार। ठीक है, तो 144 बटा 24 यानी कि 6। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का अनुभार 24 होता है। हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे। तो हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे। तो मोल की संख्या क्या होती है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। यानी मोल कितना है, 54 ग्राम, ये दिया गया द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो हीलियम का 4 हो जाएगा, यानी कि 13.5 मोल। 13.5 मोल यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 जो है, सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी। देखिए, मोल की संख्या क्या होती है, मोल की संख्या हो जाएगी सल्फर का मात्रा बटा सल्फर का परमाणु द्रव्यमान। तो सल्फर की मात्रा कितना दिया गया है, 16, और इस सल्फर का परमाणु द्रव्यमान दिया है 32, यानी कि 16 बटा 32 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है। देखिए, बेंजीन यानी कि C6H6, ठीक है, इसमें सिग्मा और आपका पाई बॉन्ड की बात की जाए तो इसमें तो सिग्मा बॉन्ड 12 होता है और पाई बॉन्ड 3 होता है। सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा C6H6 का ये पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड आपका 12 है और पाई बॉन्ड 1, 2 और ये 3, पाई बॉन्ड 3 है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक को बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। तो कार्बन श्रृंखला बंध दर्शाता क्या होता है, कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन क्या होता है, श्रृंखला बंधन दर्शाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनाते हैं। दो परमाणुओं के बीच क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है। तो त्रिसंयोजक तत्व बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सभी तत्व जो है त्रि यानी कि ट्रेवेलेंट है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरस अभिक्रियाशील तत्व होता है। नेक्स्ट, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो N2 में आबंध बनाने में 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। तो परमाणु संलयन प्रक्रिया जो होती है, ये सूर्य में परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। तो ये विद्युत स्थैतिक बल जो होता है वो आपका वह रासायनिक बंधन विद्युत स्थैतिक बल होता है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बैकरल ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं,
एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ भी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की वेधन क्षमता का आरोही क्रम क्या होता है? तो इसका आरोही क्रम होता है गामा, बीटा, अल्फा। क्या होता है? अवरोही क्रम इसका क्या होता है? गामा, बीटा, अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए अल्फा किरण की खोज हेनरी बेकनल ने की थी। अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है। बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड ने की थी और बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट। सूचीवन को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों द्वारा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। यूरेनियम का समस्थानिक कौन होता है? तो यूरेनियम का समस्थानिक जो होता है नाभिकीय ईंधन होता है। तो ये इधर आ गया। कोबाल्ट का समस्थानिक क्या होता है? तो कोबाल्ट का समस्थानिक जो होता है ये कैंसर का उपचार होता है। और आयोडीन का समस्थानिक क्या होता है? तो आयोडीन का समस्थानिक होता है गलगंड का उपचार। और रेडियम का समस्थानिक द्वितीय कैंसर का उपचार। यही इसका सही रूप हो गया। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा जो होती है नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ही। चलिए, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन जो होता है एक भारी परमाणु के नाभिक के उपखंड की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जो होता है आपका क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया MgO प्लस CO Mg प्लस CO2 इस समीकरण में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे अभिक्रिया हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक केटायन है। एक केटायन क्या होता है? तो अमोनियम क्या है? अमोनियम केटायन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। K2Cr2O में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको Cr का निकालना है। तो इसका निकाल लेंगे। ओ का 1 × 2 Cr का निकालना है। तो उसे हम x मान लें। 2 × x प्लस आपका इसका ऑक्सीजन का -2 × 7 बराबर 0। ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 0, यानी कि 2x बराबर आपका 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +6। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण डैश होगा। देखिए, द्रव्यमान परसेंट के आधार पर विलयन की अगर सांद्रता देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 50 यानी ग्राम घोल 50 ग्राम 50 बट्टा 150 + 50 गुना, यानी कि टोटल संख्या गुना 100% कर दीजिए। तो 50/200 50/200 यानी कि 4, यानी कि 25%। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी लाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो PV बराबर nRT आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? गैस से संबंधित कौन सा नियम नहीं है? बॉयल का, एवोगैड्रो का, चार्ल्स का, जूल का जो नियम है गैस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है। तो बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है? तो नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब
तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही बॉयल का नियम है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।